हेलो फ्रेंड्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के अंतर्गत पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्लेसेंटा यानी कि अपरा पढ़ा था, और स्तनधारियों के अंतर्गत अपरा एक क्या होती है, अस्थायी संरचना होती है। होने को तो ये क्या है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि कुछ समय के बाद में क्या है, नष्ट हो जाती है या इसको हटा दिया जाता है। इस कारण से इसको अस्थायी संरचना के नाम से भी जाना जाता है। तो हम इसका इंट्रोडक्शन और पूर्व में पढ़ चुके हैं। फिर हमने इसका जो आगे जो हमने क्लास स्टार्ट की थी, वो क्लास के अंतर्गत हमने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था, या अपन कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का क्या पढ़ा था हमने, वर्गीकरण पढ़ा था। और इस वर्गीकरण के अंतर्गत प्लेसेंटा को हमने डिवाइड करने की कोशिश की थी। सबसे पहले हमने निरूपण के आधार पर इसको बांटा था, निरूपण के आधार पर हमने इसको बांटा था। दूसरा जो हमने इसको बांटा था, ओतकी के आधार पर बांटा था, ओतकी के आधार पर हमने बांटा था। और तीसरा जो हमने इसको बांटा था, वो बांटा था कि जो योग होता है, यानी कि बाह्य घूर्णनीय, तीसरा हमने बांटा था योग या बाह्य घूर्णनीय झिल्लियों के योगदान के आधार पर हमने इसको क्या है, डिवाइड किया था। तो बाह्य घूर्णनीय झिल्लियों का जो योगदान होता है, उसके आधार पर हमने डिवाइड किया था। तो निरूपण के आधार पर आपने इसको 3 भागों में बांटा था। एक तो इसमें सतही अपरा, इस नाम से आपने इसको डिवाइड किया था। दूसरा इसके अंतर्गत अकेंद्रीय अपरा के नाम से इसको बांटा था, केंद्रीय अपरा, इस नाम से भी आपने बांटा था। और तीसरा जो आपने इसको बांटा था, वो था अंतराली अपरा, इस नाम से आपने इसको क्या है, डिवाइड किया था। ओतकी के आधार पर आपने 5 भागों के अंतर्गत इसको डिवाइड किया था, जिसके अंतर्गत सबसे पहले जो भाग आता है एपिथेलियोकोरियल, पहला जो है एपिथेलियोकोरियल, एक तो हमने इसके आधार पर बांटा था। इसमें बांटा था कि ओतकी के आधार पर इसमें क्या होते हैं बेटा, 6 स्तर होते हैं। और 6 स्तर के अंतर्गत 3 स्तर तो होते हैं अपने भ्रूणीय स्तर, और 3 जो स्तर होते हैं वो होते हैं अपने गर्भाशय स्तर। इस आधार पर हमने इसको क्या है, डिवाइड किया था। फिर उसके बाद में दूसरा आता है इसमें सिनेडेस्मोकोरियल, दूसरा आता है सिनेडेस्मोकोरियल, ये इसका सेकेंड टाइप था। फिर इसके अंतर्गत जो तीसरा टाइप आता है, तीसरा टाइप का नाम है एंडोथीलियोकोरियल। एपिथेलियो हो गया, फिर हो गया एंडोथीलियोकोरियल, ये इसका तीसरा टाइप था। और इसका जो चौथा टाइप था, वो था हीमोकोरियल। जो चौथा टाइप था हीमोकोरियल, और इसका जो 5वां टाइप है, और वो 5वां टाइप है एंडोहीमो या हीमो एंडोथीलियल कोरियल, हीमो एंडोथीलियल। तीसरा टाइप था हीमो एंडोथीलियल कोरियल। ये इसके 5 टाइप थे, जिसके आधार पर हमने इसको बांटा था। इसके अंतर्गत 3 में 3 6 स्तर पाए जाते हैं। फिर
फिर इसके अंतर्गत एक अगर इसमें करते हैं इसमें 5, इसमें 4, इसके अंतर्गत जो पाए जाते हैं 3 और इसके अंतर्गत केवल एक स्तर पाया जाता है। ये इनके अंतर्गत स्तरों के आधार पर हमने इसको बांटा था। अब हमारा जो नेक्स्ट आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है बाह्य द्वितीय झिल्लियों के आधार पर हम किसको बांटेंगे, प्लेसेंटा को बांटेंगे। तो इसमें भी 3 है अपने, एक तो है योग प्लेसेंटा, पहला है योग अपरा और दूसरा है इसमें एलेंटोइस, एलोटोइस अपरा और तीसरा इसका है कोरियोन अपरा, एलेंटोइस अपरा और तीसरा कौन सा है इसका, कोरियोन अपरा। नाम से होगा कि ये क्या है, गुण अतिरिक्त बाह्य ध्वनि झिल्लियां होती है। योग झिल्ली है, एलेंटोइस झिल्ली है और कोरियोन झिल्ली है। तो योग जो प्लेसेंटा है इसका निर्माण योग स्रोत व कोरियोन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक से होता है। इसका जो निर्माण होगा इसका योग अपरा का, इसका निर्माण एक तो योग से यानी कि योग से व कोरियोन जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। एक तो योग स्विच से होता है, एक कोरियोनिक मेम्ब्रेन से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। और इसका कार्य जो होता है वो होता है, यहाँ लिख देता हूँ इसका कार्य, ये इधर लिख देता हूँ पहला योग अपरा। ये योग अपरा है। इस अपरा का जो निर्माण होता है, निर्माण योग से व कोरियोन मेम्ब्रेन से इसका निर्माण होता है। इसका जो कार्य है शिशु को पोषण प्रदान करना, ये इसका कार्य है। इसका योग प्लेसेंटा है। दूसरा है अपने पास एलेंटोइस प्लेसेंटा, या एलेंटोइक के नाम से जाना जाता है, एलेंटोइक प्लेसेंटा। इस जो प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा का जो निर्माण होता है वो एलेंटोइस के कोरियोनिक एक्सटर्नल मेम्ब्रेन के मिलने से होता है। इसका जो निर्माण की प्रक्रिया है वो एलेंटोइस व कोरियोनिक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के मिलने से होता है। मिलने से इसका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और निर्माण होने के साथ साथ ही ये दोनों मेम्ब्रेन मिलकर सूक्ष्मांकुरों इसको विलाई बोलते हैं, विलाई। इसका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, इसके मिलेगी जिससे सूक्ष्मांकुरों का निर्माण हो जाता है। और निर्माण के बाद में ये पोषण ग्रहण करने के लिए यूट्रस बोल से जुड़ी रहती है। ये पोषण ग्रहण करने के लिए ये जुड़ी किससे होती है, यूट्रस बोल, गर्भाशय की दीवार से, गर्भाशय की दीवार से ये क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। और ये पाई जाती है अपने यूथीरिया में। यूथीरिया जो एनिमल्स होते हैं उनके अंतर्गत ये देखने को मिलता है। और ये योग होता है, ये मिलता है रेबिट के अंदर। अब हमारा जो लास्ट आता है वो लास्ट आता है कोरियोनिक प्लेसेंटा। कोरियोनिक प्लेसेंटा तीसरा जो टाइप है कोरियोनिक प्लेसेंटा। इसका निर्माण कोरियोन मेम्ब्रेन से होता है। इसमें क्या है, एलेंटोइस जो होती है छोटी होती है,
और इस प्रकार का प्लेसेंटा जो पाया जाता है वो वुमन में पाया जाता है, यानी कि मनुष्य के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तो ये जो अपना क्या हुआ, वर्गीकरण हुआ किसका, अपराध वर्गीकरण किसके, निरूपण के आधार पर, औषधि के आधार पर और बाह्य ध्वनि झिल्लियों के आधार पर। निरूपण यानी कि सतही अपराध, इसमें क्या है, यूट्रस की जो कोरियल मेम्ब्रेन होता है उसके मध्य में यानी कि सतह से संपर्क बनाता है अपराध। अकेंद्रीय ये मध्य में होता है, अंतराली उसके अंदर जाके धस जाता है। औषधि के अंतर्गत एक्वोटिलियोकोरियल यानी इसमें 6 स्तर पाए जाएंगे। डेस्मोकोरियल इसके अंतर्गत 1 स्तर एब्सेंट हो जाएगा, यानी 5 पाए जाएंगे। एंडोथीलियोकोरियल के अंतर्गत 4 पाए जाते हैं और हीमोकोरियल है इसके अंतर्गत जो स्तर पाए जाते हैं वो 2 पाए जाते हैं और हीमोथीलियोकोरियल इसमें 1 स्तर पाया जाता है। बोंडेड झिल्लियों के आधार पर योग अपराध, एलेंटोइस अपराध और कोरियोन अपराध, ये तो हमारा हुआ क्लासिफिकेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। अब हम इसका क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा का जो निर्माण है वो कैसे होता है। तो प्लेसेंटा के निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे। अपरा का निर्माण, अपराध का निर्माण। इस निर्माण के अंतर्गत सर्वप्रथम जो आपके एलेंटोइस जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन में क्या होती है भाई, वृद्धि होती है। ये है सबसे पहले जो एलेंटोइस क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी कि अतिरिक्त बाह्य भूमि झिल्ली होती है। ये क्या होती है, अतिरिक्त बाह्य भूमि झिल्ली होती है। इसमें सर्वप्रथम क्या होती है, वृद्धि होती है और वृद्धि करने के साथ साथ ये किसमें आ जाती है, कोरियोन के संपर्क में आ जाती है। कोरियोन मेम्ब्रेन के संपर्क में आ जाती है। सबसे पहले एलेंटोइस क्या करती है, वृद्धि करती है और वृद्धि करने के साथ साथ कोरियोनिक जो मेम्ब्रेन होती है उस कोरियोनिक मेम्ब्रेन में क्या आ जाती है, ये संपर्क में आ जाती है। और जैसे ये संपर्क में आती है उसके बाद में एलेंटोइस जो मेम्ब्रेन है, एलेंटोइस मेम्ब्रेन की मीजोडर्म और कोरियोन की मीजोडर्म, कोरियोन मेम्ब्रेन की मीजोडर्म यानी कि एलेंटोइस की मीजोडर्म होती है और कोरियोन है उस कोरियोन की भी क्या होती है, मीजोडर्म होती है। इन मीजोडर्म एक साथ जुड़ जाती है, ये क्या हो जाती है, दोनों प्लस यानी कि दोनों एक साथ जुड़ जाती है। इसके बाद में दोनों एक साथ जुड़ जाती है और जुड़ने के बाद में एलेंटोइस कोरियोन का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। जैसे ये जुड़ती है तो एलेंटोइस कोरियोन का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है और इस निर्माण के अंतर्गत अनेक सूक्ष्मांकुर यानी कि विलाई निकलती है, दोनों एक साथ जुड़ जाती है जिसके फलस्वरूप एलेंटोइस कोरियोन का निर्माण हो जाता है। एलेंटोइस कोरियोन है उसका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है और उस निर्माण में क्या होते हैं, सूक्ष्मांकुर होते हैं। सूक्ष्मांकुर जिनको मतलब अपन विलाई बोलते हैं, सूक्ष्मांकुर यानी कि निर्माण हो जाता है
जिसके फलस्वरूप से सूक्ष्मांकुर यानी कि बिलाई निकलते हैं। और ये जो बिलाई जो निकलते हैं ये यूट्रस और जो एलेक्टोरिस है, यूट्रस गर्भाशय और एम्ब्रियो है, उसमें क्या बना लेते हैं, ये संबंध बना लेते हैं। सूक्ष्मांकुर निकलते हैं जो एम्ब्रियो व यूटेरस से संपर्क स्थापित कर लेते हैं। और ये जैसे ही संपर्क स्थापित करते हैं तो इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, स्थापित हो जाता है। तो बनी संरचना क्या कहलाती है, अपरा कहलाती है। देखेंगे इसको, देखो डायग्राम से। इस प्रकार से ये क्या है, कोरियोन मेम्ब्रेन होती है, कोरियोन मेम्ब्रेन। यह आपका क्या होता है, एम्ब्रियो है। ये आपका क्या है, योगसेक, ये योगसेक है। और इस प्रकार से ये एलेक्टोइस मेम्ब्रेन होती है, एलेक्टोइस मेम्ब्रेन। और ये आपका क्या है, एम्ब्रियो। ये क्या है, एम्ब्रियो। तो इस प्रकार से ये क्या है, प्लेसेंटा का प्रोटीन को बोलते हैं हम बिलाई, माइक्रोबिलाई, सूक्ष्मांकुर, माइक्रो बिलाई, सूक्ष्मांकुर होते हैं। अब देखो इनके एम्ब्रियो और ये क्या है, यूट्रस यानी जो एम्ब्रियो, इसके मतलब जो अपने भूमि झिल्लियां होती है, इसके अंतर्गत क्या होता है, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण होता है। और इसकी जो एलेक्टोइस और कोरियोनिक यानी कि एलेक्टोइस मेम्ब्रेन होती है, जो कोरियोनिक मेम्ब्रेन होती है। तो एलेक्टोइस मेम्ब्रेन और कोरियोनिक मेम्ब्रेन दोनों क्या करती है, वृद्धि करती है। और वृद्धि करने के साथ साथ दोनों एक मिक्स हो जाती है, जुड़ जाती है। और जुड़ने जाने के बाद में इसको एलेक्टोइस कोरियोनिक के नाम से जाना जाता है, जिसके फलस्वरूप इसमें क्या है, सूक्ष्मांकुर यानी कि छोटे छोटे उभारनुमा संरचना बन जाती है। और इस उभारनुमा संरचना को माइक्रोबिलाई बोलते हैं। और ये माइक्रोबिलाई ये आपका क्या होता है, यहाँ पर यूट्रस यानी कि गर्भाशय होता है, यूटेरस गर्भाशय। और ये क्या है आपका एम्ब्रियो भ्रूण। इसमें क्या हो जाता है, संबंध स्थापित हो जाता है। और ये जो संबंध स्थापित होना या जो संरचना बनती है, इसी को हम अपरा के नाम से जानते हैं। अब आगे और चलते हैं, तो आगे आते हैं इसके फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के क्या क्या कार्य होते हैं, तो आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के क्या क्या कार्य हैं, तो देखेंगे इधर फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, अपरा के कार्य। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, अपरा के कार्य। तो आप ये अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जो अपरा होता है वो भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है, साथ ही बाहरी आघात जो होते हैं उनसे रक्षा करता है और प्रतिरोधक क्षमता उनको प्रदान करता है। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के आप 1 by 1 करके क्या लिखते हैं, कार्य लिखते हैं। तो इसके दौरान हम लिखेंगे, ये गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था के दौरान एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, गर्भावस्था के दौरान जो अपरा होती है वो अपरा एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो गर्भावस्था के दौरान एम्ब्रियो को पोषण प्रदान
अपरा है, अपरा के द्वारा एक तो क्या है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण वगैरह जो होते हैं ये भूमि तक पहुंचाते हैं। अपरा के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को भूमि तक पहुंचाया जाता है, उसके बाद में देखो दूसरा जो इसका कार्य होता है अपरा का, वो क्या कार्य होता है, यानी कि अपरा श्वसन क्रिया, यानी कि श्वसन के अंतर्गत जो मतलब अशुद्ध ऑक्सीजन होती है, जो मतलब CO2 होती है, गर्भावस्था के दौरान एम्ब्रियो में क्या होते हैं, जो श्वसन अंग होते हैं वो सक्रिय नहीं होते। ऐसी स्थिति के अंतर्गत प्लेसेंटा के द्वारा ही O2 को एम्ब्रियो तक पहुंचाया जाता है। तो श्वसन के अंतर्गत लिख सकते हैं हम अपरा के द्वारा O2 यानी कि ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है और CO2 को बाहर निकाला जाता है। ये इसका कार्य हो गया। तीसरे अगर हम कार्य की हम बात करते हैं तो तीसरा इसका जो कार्य होगा वो होगा कि ये उत्सर्जन के साथ साथ उत्सर्जन का भी कार्य करती है। उत्सर्जन यानी कि उपापचय जो क्रियाएं होती है, एम्ब्रियो उपापचय क्रियाओं के दौरान बनने वाले जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उसे अपरा के द्वारा ही ग्रहण किए जाते हैं। उत्सर्जन में उपापचय क्रियाओं के दौरान बने उत्सर्जित पदार्थों को अपरा द्वारा क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। अपरा द्वारा ग्रहण किया जाता है। ये इसका कैरेक्टर हो गया। फिर उसके बाद में अगला जो फंक्शन की हम बात करते हैं तो ये रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, रोग प्रतिरोधात्मक जो क्षमता होती है उसको भी क्या करता है, प्रदान करता है। और रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता के अंतर्गत IgG ये एक एंटीबॉडी होती है जो मतलब भ्रूण के अंतर्गत अपरा के द्वारा ही पहुंचाई जाती है। मां से जो एंटीबॉडी पहुंचाई जाएगी वो अपरा के द्वारा ही जाती है। साथ ही प्लेसेंटा जो होता है वो बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है, बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये भी कार्य अपरा के द्वारा ही किया जाता है। अब इसमें नेक्स्ट आप और भी बहुत सारे जो कार्य है ढूंढ के नोट कर सकते हो, इसमें लिख सकते हो। अब हम इसमें पढ़ते हैं प्लेसेंटल हार्मोन। प्लेसेंटा के द्वारा कौन कौन से हार्मोन उनका स्रावन होता है। प्लेसेंटल हार्मोन यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा कौन कौन से जो हार्मोन है उनका क्या होता है बेटा, सेक्रेशन होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें रिलैक्सिन हार्मोन। ये जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है ये प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होता है और ये एक प्रकार से प्रसव में मदद करता है। कैसे करता है कि जो अपनी श्रोणि मेखला होती है उस श्रोणि मेखला का जो छिद्र होता है उसका नाम है क्यूबिक सिम्फाइसिस। उसका नाम क्या है, क्यूबिक सिम्फाइसिस। ये जो क्यूबिक सिम्फाइसिस छिद्र होता है ये क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है और चौड़ा हो जाने के साथ साथ
जो शिशु है वो शिशु का जन्म आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये क्या है, बसीय प्रकृति का होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये बसीय प्रकृति का होता है और बसीय प्रकृति का होने के साथ साथ ये गर्भावस्था में गर्भावधि को बनाए रखता है, गर्भावधि को बनाए रखता है। तीसरा जो हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन हार्मोन। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये प्रोटीन प्रकृति का होता है और फीमेल की स्तन ग्रंथियों की वृद्धि को प्रेरित करता है। ये क्या करता है, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि को प्रेरित करता है। ये इसका कैरेक्टर होता है। एक इसका हार्मोन होता है, उस हार्मोन का नाम है यानी लिख लेता हूं HGC हार्मोन, ह्यूमन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है HCG हार्मोन है, ह्यूमन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है। ये एक प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए होता है और इसके द्वारा जो नेक्स्ट हार्मोन स्रावित होता है वो है HCG प्रेगनेंसी हार्मोन जिसे हम। तो अब अपन इसके अंतर्गत देते हैं जो एम्ब्रियो होता है, उस एम्ब्रियो के अंतर्गत गर्भावस्था के दौरान श्वसन की और रक्त परिसंचरण की क्रिया क्यों नहीं होती है, उनकी श्वसन की और रक्त परिसंचरण की क्रिया है वो क्यों नहीं होती है। तो वो देखेंगे आप, श्वसन यानी कि ड्यूरिंग बर्थ फीटल respiration and circulation of birth, यानी कि जन्म के समय श्वसन की प्रक्रिया और क्या नाम से अपने रक्त परिसंचरण यानी कि परिवहन की क्रिया वो क्यों नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है कि जब एम्ब्रियो होता है तो एम्ब्रियो के जो अपने फेफड़े होते हैं, फेफड़े वह जो हृदय होता है उस हृदय के अंतर्गत क्या भरा होता है, प्लाज्मा भरा होता है। क्या भरा होता है, प्लाज्मा भरा होता है। उस समय ये श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो प्लेसेंटा के द्वारा ही करते हैं, लेकिन जैसे ही क्या होता है इनका जन्म होता है, जन्म के फलस्वरूप रिलैक्सिन जो हार्मोन का स्रावन होगा, क्यूबिक सिम्पाइसिस क्या पड़ेगा, चौड़ा होगा। चौड़ा होने के साथ साथ ही जैसे ही शिशु इस जोड़ से बाहर निकलता है उस समय क्या होता है कि इस पर एक दबाव बनाया जाता है और दबाव जैसे ही बनता है तो इनसे जो फ्लूइड होता है वो क्या है, बाहर निकल जाता है, ये प्लाज्मा। और प्लाज्मा जैसे ही बाहर निकलता है तो वातावरण की जो ऑक्सीजन होती है वो क्या है, अंदर एंटर करती है और ये जो अंग होते हैं ये अंग क्या हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं यानी कि एक्टिव हो जाते हैं। इससे पूर्व क्या होते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है वर्त के दौरान इस प्रकार से होती है। इनसे जो भरा हुआ जो प्लाज्मा होता है वो बाहर निकल जाता है, जैसे ही बाहर निकलता है तो इनके अंतर्गत ऑक्सीजन जाती है और ऑक्सीजन जैसे ही जाती है तो ये ऑर्गन होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तभी तो बच्चा पहली बार चिल्लाना जरूरी होता है, जैसे ही वो चिल्लाता है तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और